नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म द केरल स्टोरी पर पश्चिम बंगाल सरकार का बैन हटाया। राज्य सरकार को सिनेमाघरों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश। निर्माता को डिस्क्लेमर सुनिश्चित करना होगा। सीजीआई ने कहा, आप मूल अधिकार को इस तरह से नहीं छीन सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ को बताया कानूनन वैध। खेल के दौरान राज्यों को पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। कहा, राज्यों के तीनों पशु अधिनियम संशोधन है वैध। जाति सर्वे पर पटना हाईकोर्ट की अंतरिम रोक फिलहाल रहेगी बरकरार। 14 जुलाई को पटना हाईकोर्ट मामले को सुनेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर ईडी को जारी किया नोटिस। तत्काल मामले को सूचीबद्ध करने का दिया निर्देश। जैन ने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया है। India Legal presents Courts Roundup. पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरल स्टोरी रिलीज होने जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फिल्म पर बैन लगाया था और जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का इस्तेमाल सार्वजनिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता है, वरना सभी फिल्मों को लेकर ऐसी ही स्थिति पैदा होगी। अदालत ने फिल्म निर्माताओं को डिस्क्लेमर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ में फिल्म से पहले धर्मांतरण पर डिस्क्लेमर लगाने का निर्देश दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु से फिल्म देखने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा, क्योंकि थिएटर मालिकों ने सुरक्षा चिंताओं के कारण फिल्म की स्क्रीनिंग बंद करने का फैसला किया था। सीजीआई ने सख्त लहजे में कहा कि किसी भी प्रकार की असहिष्णुता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप मूल अधिकार को इस तरह से नहीं छीन सकते। फिल्म द केरल स्टोरी के मेकर्स को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिल गई है। पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने झटका देते हुए इस फिल्म पर लगा बैन हटा दिया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने पश्चिम बंगाल के प्रतिबंध आदेश पर रोक लगा दी और तमिलनाडु राज्य को सिनेमाघरों को सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को हिदायत दी कि फिल्म की स्क्रीनिंग को रोकने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया जाएगा। सीजीआई ने टिप्पणी की कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से मिले सर्टिफिकेट के मामले पर हम गर्मी की छुट्टी के बाद सुनवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि थिएटर को सुरक्षा मुहैया कराना राज्य सरकार का काम है। अब फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। तमिलनाडु के संबंध में न्यायालय ने राज्य की इस दलील पर गौर किया कि राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फिल्म के प्रदर्शन पर रोक नहीं लगाई गई है। महत्वपूर्ण रूप से अदालत ने फिल्म निर्माताओं को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि फिल्म में स्पष्ट रूप से ये कहते हुए एक डिस्क्लेमर है कि फिल्म घटनाओं का एक काल्पनिक संस्करण है और इस्लाम में महिलाओं के धर्मांतरण के आंकड़े का समर्थन करने के लिए कोई प्रमाणिक डेटा नहीं है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को दी गई चुनौती के बारे में कोर्ट ने कहा कि इसे गर्मी की छुट्टियों के बाद लिस्ट किया जाएगा, क्योंकि इसके लिए कोर्ट को पहले
फिल्म देखनी होगी। सीजीआई ने यह भी पूछा कि जब पूरे देश में फिल्म चल सकती है तो पश्चिम बंगाल में क्या समस्या है। अगर किसी एक जिले में कानून व्यवस्था की समस्या है तो वहां फिल्म बैन करिए। सीजीआई ने कहा कि एक जिले में समस्या होगी तो सभी जगह पर इस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। आप मूल अधिकार को इस तरह से नहीं छीन सकते। सीजीआई ने कहा राज्य की शक्ति का प्रयोग आनुपातिक होना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की असहिष्णुता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार को किसी के भी भावना के सार्वजनिक धरना प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता। दलीलों में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, पश्चिम बंगाल सरकार ने दंगे की आशंका के मद्देनजर फिल्म पर प्रतिबंध लगाया है। इस दलील पर सवाल उठाते हुए सीजीआई ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखना भी राज्य की ही जिम्मेदारी है। विपुल शाह की ओर से वकील हरीश साल्वे ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रतिबंध लगाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित किया है। शीर्ष अदालत की पीठ 2 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। एक 5 मई के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती है, जिसने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने या ट्रेलर और अन्य क्लिप को हटाने से इनकार कर दिया था। दूसरी फिल्म के निर्माताओं द्वारा फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई है। फिल्म को सेंसर बोर्ड से मिले सर्टिफिकेट के मामले पर कोर्ट गर्मी की छुट्टी के बाद 18 जुलाई को मामले पर सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तमिलनाडु के जल्लीकट्टू, महाराष्ट्र की बैलगाड़ी दौड़ और कर्नाटक के कंबाला को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में इन पारंपरिक खेलों को पशुओं के खिलाफ क्रूरता बताया गया था। साथ ही ये भी कहा गया था कि संसद ने पशु क्रूरता निरोधक कानून बनाया है। राज्यों ने उसमें संशोधन कर संसद के अधिकार क्षेत्र में दखल दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दलीलों को ठुकरा दिया। कोर्ट ने कहा, तीनों संशोधन अधिनियम वैध कानून हैं और सभी कानूनों को सख्ती से लागू किया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि गौवंश के दर्द और पीड़ा को कम करने के लिए संशोधन पेश किए गए हैं और उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम ए नागराजा केस की खंडपीठ के फैसले से अपनी असहमति व्यक्त की है और इस फैसले में ये माना गया था कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु में एक सांस्कृतिक प्रथा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जल्लीकट्टू कम से कम पिछली 1 सदी से तमिलनाडु में प्रचलित है और ये तमिल संस्कृति का अभिन्न अंग है या नहीं, ये न्यायालय तय नहीं कर सकता है। पीठ ने यह भी कहा कि राज्य संशोधन की प्रस्तावना में कहा गया है कि जल्लीकट्टू राज्य की सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा है। पीठ ने यह भी कहा, हम विधायिका के इस विचार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे कि यह राज्य की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ की इजाजत देने वाले कानूनों की संवैधानिकता पर तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु संशोधन अधिनियम, महाराष्ट्र अधिनियम, कर्नाटक अधिनियम पर कहा कि राज्य के तीनों अधिनियम वैध हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्लीकट्टू, बैलगाड़ी दौड़ कानूनन वैध है। राज्यों को कानून के तहत पशुओं की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के निर्देश हैं। जस्टिस के.एम. जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और सिटी रविकुमार की संविधान पीठ ने कहा कि गौवंश के दर्द और पीड़ा को कम करने और खेल को जारी रखने की अनुमति देने के लिए संशोधन पेश किए गए हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि कानून अनुच्छेद 51 AG और 51 AH का उल्लंघन नहीं करते हैं और इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन नहीं करते हैं। कोर्ट ने कहा, तीनों संशोधन अधिनियम वैध कानून हैं और हम निर्देश देते हैं कि सभी कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए और डीएम और सक्षम अधिकारी संशोधित कानून के सख्त क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 को एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ और अन्य WP और इससे जुड़े मामलों में फैसला सुरक्षित रख लिया था। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम ए नागराजा और अन्य के नाम से दाखिल याचिकाओं में भारत सरकार की 7 जनवरी 2016 को जारी अधिसूचना को रद्द और निरस्त करने की मांग की गई है। ये मामला लंबित था, लेकिन इसी दौरान तमिलनाडु में पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2017 पारित किया गया। बाद में इस अधिनियम को रद्द करने की मांग करने के लिए रिट याचिकाओं को दाखिल किया गया था।
We are extremely happy with the Supreme Court verdict. We believe that justice has been delivered. Jallikattu represents Tamil culture and heritage. It's been practiced for more than thousands of years. It was this Modi government which did not take proper action, and that's why it got banned. And then AIADMK's lethargy led to the ban, and then people protested. Our present chief minister and our leader, then the opposition leader, also wrote a strong letter to the union government, as well as he voiced his opinion. And now, after we came to power, we took the case in a serious manner, and as a recognition to the dedication of our leader M.K. Stalin, the Supreme Court has said that Jallikattu can be performed and can be allowed. And I think the verdict, I have to underline certain aspect of the verdict, that which says that, see, any sport there is some amount of violence and risk involved. Let's say people do mountaineering, right? This was actually mentioned in the verdict too. And people die when they mountaineer. Some of them, it's always to do with probability and the percentage, right? Why do people do mountaineering? Why not ban it? Because adventurism is part of human spirit. Same here, there is no way that animals are treated in a cruel manner. सुप्रीम कोर्ट ने तब ये मामले को संविधान पीठ को सौंपते हुए पूछा था कि क्या तमिलनाडु संविधान के अनुच्छेद 29A के तहत अपने सांस्कृतिक अधिकार के रूप में जलीकट्टू का संरक्षण कर सकता है, जो नागरिकों के सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस रोहिंटन नरिमन की पीठ ने महसूस किया था कि जलीकट्टू के इर्द गिर्द घूमती रिट याचिका में संविधान की व्याख्या से संबंधित पर्याप्त प्रश्न शामिल हैं। इसके बाद रिट याचिकाओं में उठाए गए सवालों के अलावा इस मामले में 5 सवालों के जवाब तय करने के लिए संविधान पीठ के पास भेजने की सिफारिश कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। चलिए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि आखिर संविधान में जानवरों के हित के लिए क्या कुछ प्रावधान हैं। जैसा कि आप जानते हैं, क्रूएलिटी अगेंस्ट ए ह्यूमन बीइंग इज कंसिडर्ड टू बी क्राइम, पर यही सेम चीज एनिमल्स पर भी अप्लाई होती है। प्रिवेंशन ऑफ द क्रूएलिटी टू द एनिमल्स एक्ट 1960 में सेक्शन 11 के अंडर क्रूएलिटी अगेंस्ट एनिमल एक ऑफेंस कंसिडर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के अंदर कई क्रूएलिटी अगेंस्ट एनिमल रिलेटेड केसेस बैन किए हैं। उनमें से एक थी द प्रैक्टिस ऑफ जलीकट्टू। हाउएवर कुछ अमेंडमेंट 2017 में आए तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका में, which allowed जलीकट्टू, कामला एंड बुल कार्ट रेसिंग। इस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन द फेवर ऑफ द स्टेट्स और कहा तमिलनाडु ने ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स अपनी कल्चर हेरिटेज को प्रिजर्व करते हुए आर्टिकल 29(1) के अंडर इंट्रोड्यूस किया है। When the legislature has declared that the Jallikattu is a part of the culture heritage of the Tamil Nadu state, the judiciary can't take a different view. बिहार में जाति आधारित जनगणना और आर्थिक सर्वे पर पटना हाईकोर्ट की लगी रोक अब बरकरार रहेगी। नीतीश कुमार सरकार को अब इस मामले में सबसे बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की दायर याचिका पर फैसला देते हुए राज्य में जाति आधारित जनगणना पर पटना हाईकोर्ट की तरफ से लगी रोक फिलहाल हटाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश पर स्थगनादेश से इनकार किया जिसमें बिहार सरकार द्वारा किए गए जाति सर्वेक्षण पर रोक लगाई गई है। कोर्ट ने कहा है कि पहले पटना हाईकोर्ट सुनवाई करे, फिर हम करेंगे। बिहार के जाति आधारित सर्वे को लेकर नीतीश सरकार को झटका लगा है। जाति आधारित सर्वे पर पटना हाईकोर्ट की अंतरिम रोक को हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा 14 जुलाई को हाईकोर्ट मामले को सुनी। हाईकोर्ट ने सर्वे को प्रथम दृष्टया असंवैधानिक मानते हुए अंतरिम रोक लगाई है। इसके खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट आई थी। 2 बार जनहित याचिका पहुंचने पर सुप्रीम न्यायालय ने इसे हाईकोर्ट का केस बताया था।
इस बार पटना हाईकोर्ट से अपने खिलाफ अंतरिम आदेश को देखकर बिहार सरकार अगली तारीख का इंतजार किए बगैर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय ओक ने स्पष्ट कहा, पटना हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले में काफी हद तक स्पष्टता है, लेकिन अंतिम फैसला आए बगैर इस पर सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट को इसमें अंतरिम राहत नहीं दे सकता है। हाईकोर्ट अपनी दी तारीख 3 जुलाई पर सुनवाई कर फैसला नहीं देगा तो सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को यहां दलील सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लंच के पहले ही अपनी बात स्पष्ट कर दी थी, लेकिन बिहार सरकार की ओर से दलील सुनने की अपील की गई तो सुनवाई शुरू हुई। सरकार की ओर से दलील दी गई कि ये सर्वे है, जनगणना नहीं। जनगणना में जानकारी नहीं देने पर जुर्माना लगता है, सर्वे में नहीं। सरकार की ओर से ये भी कहा गया कि कई राज्य ये पहले करा चुके हैं, इसीलिए ऐसा भी नहीं कि ये कोई नया काम हो रहा है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के डाटा सुरक्षा के बिंदु पर सवाल किया तो सरकार ने कहा कि हमारा डाटा सरकारी सर्वे पर है, किसी अन्य क्लाउड पर नहीं है। प्रक्रिया रोके जाने से पैसे की बर्बादी हो रही है क्योंकि ये अंतिम दौर में था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट ने कुछ आपत्तियां दर्ज की हैं, बेहतर है पहले वही सुनवाई हो। अगर अगली तारीख में हाईकोर्ट उसे नहीं सुनता तब हमारे सामने मामला रखें। इसके पहले 27 मई को जस्टिस संजय करोल ने खुद को अलग कर लेने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी थी और गुरुवार को जस्टिस अभय ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जल्द करने की बिहार सरकार की अर्जी खारिज कर दी थी। 4 मई को उक्त दलीलों पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जाति आधारित सर्वेक्षण पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई जुलाई में कराने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष ही अंतरिम आवेदन दायर किया था। हाईकोर्ट ने पुराने आदेश को ही कायम रखा था और उसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जेएनयू के स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और जिस पर फरवरी 2020 में भारत की राजधानी में भड़की सांप्रदायिक हिंसा की बड़ी साजिश में कथित संलिप्तता के लिए UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है। खालिद सितंबर 2020 से सलाखों के पीछे है और अपने मुकदमे का इंतजार कर रहा है। जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ पिछले साल खालिद को जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली खालिद की याचिका पर विचार कर रही थी। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष खालिद के लिए पेश हुए। पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के मार्च 2022 के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने पाया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक आयोजित विभिन्न षड्यंत्रकारी बैठकों के माध्यम से 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की ओर बढ़ रहे थे, जिनमें खालिद भी शामिल था। और आदेश में हाईकोर्ट ने खालिद द्वारा फरवरी 2020 में अमरावती में दिए गए भाषण में इनकलाबी सलाम, क्रांतिकारी सलामी और क्रांतिकारी इस्तकबाल, क्रांतिकारी स्वागत शब्दों के इस्तेमाल को भी गंभीरता से लिया और इसे भड़काऊ भाषण माना। खालिद और जेएनयू के स्टूडेंट शर्जील इमाम मामले में चार्जशीट किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति थे। जरगर, कलिता, नरवाल, तन्हा और जहां को पहले ही जमानत मिल चुकी है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ ने पिछले साल कलिता, नरवाल और तन्हा को जमानत दी थी। खालिद पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। जैन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता AM सिंघवी ने न्यायमूर्ति AS बोपन्ना और हिमा कोहली की पीठ को बताया कि उनके मुवक्किल को अत्यधिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं। उनका वजन 35 किलोग्राम कम हो गया है और अब वो कंकाल बन गए हैं। शीर्ष अदालत ने जैन की याचिका पर नोटिस जारी किया और उन्हें जमानत से इनकार करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए अदालत की अवकाश पीठ का रुख करने की स्वतंत्रता भी दी। खंडपीठ ने कहा, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SB राजू प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उपस्थित हुए। इस साल अप्रैल में दिल्ली उच्च न्यायालय ने
ईडी द्वारा की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन और उनके 2 सहयोगियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने धन शोधन रोकथाम अधिनियम या पीएमएलए के तहत जमानत के लिए दोहरी शर्तों को पूरा किया है। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि साधारण तथ्य ये हैं कि सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। वर्तमान अदालत इस कार्यवाही की वैधता में नहीं की जा सकती है। विशेष न्यायाधीश के जैन को जमानत खारिज करने में कोई गलती नहीं की। जैन पिछले साल 30 मई से हिरासत में है और निचली अदालत ने 17 नवंबर 2022 को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। ट्रायल कोर्ट के अनुसार ये प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड में आया है कि सत्येंद्र जैन कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को नकद भुगतान करके और फिर शेयरों की बिक्री के खिलाफ 3 कंपनियों में पैसा लाकर अपराध की आय को छिपाने में शामिल थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वो गवाहों तथा सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में उनको जमानत नहीं दी जा सकती। जैन ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए जमानत दिए जाने की मांग की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या एनसीपीसीआर को सरकारी खर्चे पर मदरसों में धार्मिक शिक्षा मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी है। अदालत के सामने सवाल है कि क्या सरकार द्वारा वित्त पोषित मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और क्या ये संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन है। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने इस साल मार्च में एक मदरसे में शिक्षक के रूप में कार्यरत अजाज अहमद द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों से इस मामले पर जवाब देने को कहा था। एनसीपीसीआर स्वरूपमा चतुर्वेदी की वकील ने अर्जी दाखिल कर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। हस्तक्षेप आवेदन में एनसीपीसीआर ने कहा है कि मदरसों में बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा पर्याप्त व्यापक नहीं है और इस तरह ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के खिलाफ है। आवेदन में ये भी कहा गया कि मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा वहां पढ़ने वाले छात्रों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करती है। कोर्ट ने एसएम सिंह रायगवार एडवोकेट एमिकस क्यूरी के रूप में मामले में न्यायालय की सहायता करने को कहा है। केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिक्रिया के संबंध में भारत संघ की ओर से पेश वकील ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने पहले ही संबंधित अधिकारी के अनुमोदन और हस्ताक्षर के लिए काउंटर एफिडेविट भेज दिया है और उन्हें उम्मीद है कि 2 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर किया जाएगा। राज्य सरकार के सरकारी वकील ने भी प्रस्तुत किया कि राज्य की ओर से एक जवाबी हलफनामा भी 2 सप्ताह के भीतर दायर किया जाएगा और इसे देखते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 30 मई की तारीख तय की है। चलिए कोर्ट्स राउंड अप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.